हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज फिर से आपके लिए आरपीएफ भर्ती 2024 के लिए इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज़ लाए हैं। इस सीरीज में सभी प्रश्नों से संबंधित अन्य सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का परिचय पत्र या पहचान पत्र किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है, आपका प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र या पहचान पत्र कहा जाता है। ये कहा था भारतीय संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र, ये स्टेटमेंट दिया था N.A. पालकीवाला ने। ये स्टेटमेंट दिया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का पहचान पत्र है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत में शामिल जो हम लोग शब्द है, ये आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया, ये भी आपको याद रखना है। 42वें संवैधानिक संशोधन, जो 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, इसके तहत प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ, जिसके तहत 3 शब्द जुड़े थे: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये भी आपको याद रखना है कि ये 3 शब्द 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे प्रस्तावना में। अगला प्रश्न पूछा गया था कि संघ सूची में शामिल कुल वर्तमान विषयों की संख्या कितनी है। पहले तो संघ सूची क्या होती है कि ऐसी सूची जिस पर केवल केंद्र सरकार अकेले ही कानून बनाती है, ये संघ सूची कहलाती है। इसमें कुल वर्तमान विषयों की संख्या आपके 100 है। बात करें संघ सूची में किस प्रकार के कानून आते हैं, जैसे रक्षा, परमाणु, विदेशी कार्य, युद्ध और शांति से संबंधित, बैंकिंग, रेलवे, एयरवेज और बंदरगाह, विदेश व्यापार, मुद्रा एवं सिक्के, ये सभी संघ सूची में शामिल है। बात करें भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों का आवंटन किया गया है। तो आपको याद रखना है कि 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों का आवंटन किया गया है। तो 7वीं अनुसूची में आपको 3 प्रकार की सूचियां दी गई है। पहली आपको संघ सूची मिलेगी, दूसरी आपको राज्य सूची मिलेगी और तीसरी आपको समवर्ती सूची मिलेगी। तो संघ सूची में केंद्र सरकार अकेले कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार और समवर्ती सूची में ये दोनों सरकारें कानून बनाती है। तो संघ सूची में 100 विषय हैं वर्तमान में, जबकि मूल रूप से 97 विषय थे पहले। जबकि राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं और इससे पूर्व मूल रूप से 66 विषय थे इसमें। और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं, जबकि मूल रूप से इसमें 47 विषय थे, ये भी याद रखना है आप। अगला क्वेश्चन था कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो आपके प्रथम लोकसभा अध्यक्ष आपको पता ही होगा, गणेश वासुदेव मावलंकर, जी मावलंकर थे। वहीं बात करें पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष की, तो ये आपका मीरा कुमार हो जाएंगी पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष। कुमार थी, ये आपके 2009 से 2014 तक 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी, ये इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष की, तो ये आपके सुमित्रा महाजन का नाम आपने सुना होगा। तो सुमित्रा महाजन आपके 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष थी। और 15वीं के हो जाएंगे आपका मीरा कुमार, और पहले हो जाएंगे गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला क्वेश्चन था कि दक्षिण एशिया या दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी जो है आपका, वो है मेकोंग नदी। ये विश्व की प्रमुख नदियों में से एक है, जो तिब्बत से शुरू होकर चीन के यूनान प्रांत, एक चीन से गुजरती है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और दक्षिणी वियतनाम से होकर बहती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मेकोंग डेल्टा किस देश में बनता है। तो मेकोंग डेल्टा आपका वियतनाम में बनता है, जहाँ से ये अंतिम रूप से बाहर हो जाती है वियतनाम से। तो मेकोंग डेल्टा आपका वियतनाम में बनता है। और मेकोंग नदी आपका इतने देशों से होकर गुजरती है: चीन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम से। अगला क्वेश्चन था कि कुक जल संधि किस देश में स्थित है। तो कुक जल संधि आपका न्यूजीलैंड में स्थित है। यह जो जल संधि है, ये न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीप को अलग करने वाली एक जल संधि है, जो उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को अलग करती है। वही बात करें इस जल संधि की, तो ये तस्मान सागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ये इंपॉर्टेंट है कि तस्मान सागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ती है। एक क्वेश्चन बनता है कि नार्वेस्टर पवनें आपके किस देश में चलती है। तो नार्वेस्टर पवनें आपके न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म और शुष्क और धूल भरी हवाएं होती है। ये आपको याद रखना है कि नार्वेस्टर पवनें आपके न्यूजीलैंड में चलती है।
जबकि कुक जल संधि आपका तस्मान सागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न था कि वायसराय करजन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कब की थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है 1905 में। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है। इसी 16 अक्टूबर को बंगाल में आपका राखी दिवस या राखी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बंगाल विभाजन के विरोध में आपका एक आंदोलन चलता है जिसे आपका स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। ये आपका 7 अगस्त 1905 को चलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है 7 अगस्त 1905 की। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया था? तो ये आपका स्वदेशी आंदोलन राइट आंसर हो जाएगा कि इसी आंदोलन के समय पर जो है वंदे मातरम जो गीत है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया था। अगला है कि किस आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन भी कहा जाता है? तो ये आपका स्वदेशी आंदोलन ही आंसर होगा। इसे ही वंदे मातरम आंदोलन भी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश के डेल्टा प्रदेशों में वंदे मातरम आंदोलन कहा जाता है। जबकि बंगाल विभाजन को रद्द जो किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के समय पर 1911 में किया गया था। अगला प्रश्न था कि अटल पेंशन योजना कब आई थी? तो अटल पेंशन योजना आपकी 1 मई 2015 में आई थी। इस पेंशन योजना के तहत न्यूनतम आयु आपका 18 वर्ष और अधिकतम आयु आपका 40 वर्ष है। ये इंपॉर्टेंट है कि 18 से 40 वर्ष की आयु के लिए ये पेंशन योजना थी और 60 वर्ष पूरी आयु पूरी हो जाने पर ये पेंशन योजना शुरू हो जाएगी। तो 18 से 40 वर्ष आपका आयु सीमा है और 60 वर्ष के बाद आपकी पेंशन सुविधा शुरू हो जाएगी। 1 मई 2015 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक आपके किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आपका अनुच्छेद 108 में वर्णित है संयुक्त अधिवेशन। जो ये संयुक्त अधिवेशन है ये आपका ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है, ये भी आपको याद रखना है। जो संयुक्त अधिवेशन होता है ये कभी भी दो चीज़ों पर नहीं होगा, एक धन विधेयक पर ये कभी नहीं होगा और ये आपका एक संविधान संशोधन पर भी कभी नहीं होगा। तो इन दो चीज़ों पर ये कभी नहीं बुलाई जाएगी संयुक्त बैठक। अगला इंपॉर्टेंट है कि उपराष्ट्रपति जो है कभी भी संयुक्त अधिवेशन में भाग नहीं लेता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन में भाग नहीं लेगा। जो इस अधिवेशन के अध्यक्ष होते हैं संयुक्त अधिवेशन के, इसके अध्यक्ष तो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, जबकि इस अधिवेशन को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति द्वारा इसे बुलाया जाता है और अध्यक्ष आपका लोकसभा अध्यक्ष हो जाएंगे। जो संयुक्त बैठक है ये अब तक कुल 3 बार ही आयोजित की गई है। ये इंपॉर्टेंट है कि 3 बार केवल आयोजित की गई है अभी तक। अगला क्वेश्चन था कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य आपका 1945 में ही बन गया था। बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ की, तो इसकी स्थापना आपका 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसके 6 दिन बाद 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसका सदस्य बन गया था। इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। एक अन्य संगठन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है आपका, इसका मुख्यालय आपका द हेग नीदरलैंड में स्थित है। ये मैंने बताया था आपको कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका मुख्यालय आपका द हेग नीदरलैंड में है। बाकी अन्य सभी संगठनों का या सभी भागों का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। बात करें इसके कुल सदस्यों की, तो इसमें कुल 6 सदस्य हैं, जिसमें पहला महासभा, अगला सुरक्षा परिषद, सचिवालय 3, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद 4, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 5 और न्याय परिषद 6। मैंने बताया था कि न्याय परिषद को अब स्थगित कर दिया गया है, 1994 से इसे स्थगित कर दिया गया है। और जो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, एकमात्र संगठन जिसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में ना होकर द हेग नीदरलैंड में स्थित है। अन्य सभी का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। बात करें यूएनओ में कुल सदस्य देशों की, तो इसमें कुल 193 सदस्य देश हैं और यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद है इसमें कुल 10 अस्थायी सदस्य है, जबकि 5 स्थायी सदस्य भी है। अगला क्वेश्चन था कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया आपके किस देश से प्रेरित है? तो संशोधन की प्रक्रिया आपके साउथ अफ्रीका से प्रेरित है। जो है भारतीय संविधान में संशोधन दिया गया है, तो ये आपका अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। वहीं भाग 20 में भी संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है ये भी आपका साउथ अफ्रीका से ही प्रेरित है। ये भी आपको याद रखना है कि दो चीज़ें, संशोधन और राज्यसभा सदस्यों का चुनाव, ये दोनों आपके साउथ अफ्रीका से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन था कि एशिया की सबसे लंबी नदी आपका
पूछा गया है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा यांगत्से या यांगत्जी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि चीन में बहने वाली एक नदी है। इसे दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी कहा जाता है, तथा यह किसी भी देश में बहने वाली सबसे लंबी नदी भी है, यही है आपका यांगत्से नदी। वहीं चीन में एक नदी है आपकी पीली पीली नदी भी कहा जाता है, एक नदी पीली नदी भी वहीं पर बहती है, जिसे वांगो रिवर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का आपका रासायनिक नाम आर्गो कैल्सीफेरोल इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। जबकि पूछा जाए विटामिन के खोजकर्ता, तो ये फंक आपका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन के खोजकर्ता। विटामिन डी की कमी से सभी उम्र के लोगों में मांसपेशियों में दर्द होता है, कमजोरी होती है, हड्डियों में दर्द होता है, आदि समस्याएं उत्पन्न हो सकती है विटामिन डी की कमी से। अगला क्वेश्चन था कि सेबी SEBI सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो सेबी की स्थापना आपका 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। इस सेबी का पूरा नाम है आपका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका पूरा नाम है। इस सेबी को आपका संवैधानिक मान्यता अधिनियम 1992 के तहत 30 जनवरी 1992 को दी गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, किस अधिनियम के तहत इसे मान्यता दी गई थी? तो 1992 का जो एक्ट आता है, इसके तहत 30 जनवरी 1992 को इसको मान्यता दी गई थी। बात करें सेबी के वर्तमान अध्यक्ष की, तो सेबी के वर्तमान अध्यक्ष आपका माधवी पुरी बुच इसके वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगी। जबकि इनसे पूर्व अध्यक्ष जो थे आपका अजय त्यागी इसके अध्यक्ष थे, पूर्व अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दीवान ए इस्तिहाफ जो नामक संस्था है, ये आपका किसने बनाई थी? तो ये से फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया था। इतिहासकार बर्नी जो थे, इन्होंने फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान कहा था। ये इंपॉर्टेंट है कि बर्नी ने किसे दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान कहा था? तो फिरोज शाह तुगलक राइट आंसर हो जाएगा। वहीं एल्फिंस्टन और इलियट, इन दोनों इतिहासकारों ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा था। तो एल्फिंस्टन और इलियट ने कहा था सल्तनत काल का अकबर। फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में किस राजा का या किस शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? तो फिरोज शाह तुगलक आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला इनका राज्याभिषेक 22 मार्च 1351 को थट्टा नामक स्थान पर हुआ था, जबकि दूसरा आपका उसी अगस्त 1351 में दिल्ली में हुआ था। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि फिरोज शाह तुगलक सल्तनत काल के दौरान ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला भी शासक भी यही था आपका। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस वायसराय के कार्यकाल में भारत एवं यूरोप के मध्य पहली बार समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू हुई थी? तो ये आपका लॉर्ड लॉरेंस के समय पर समुद्री टेलीग्राफ सेवा आपका शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन कि लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें भारत रत्न आपका 2001 में दिया जाता है। लता मंगेशकर को ही आपका भारत की कोकिला भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इनका जन्म आपका 28 सितंबर 1929 को तथा मृत्यु आपका 6 फरवरी 2022 को हुई थी। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था कि 6 फरवरी 2022 को इनकी मृत्यु हुई थी। 92 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने 1999 से 2005 तक सांसद के रूप में भी कार्य किया था। वही उन्हें 1999 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। 1999 में उन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। भारतीय संगीत उद्योग में उनके योगदान ने उन्हें द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि भी दी। वहीं वॉइस ऑफ द मिलेनियम भी इन्हें ही कहा जाता है, और संगीत की रानी भी इन्हें ही कहा जाता है। तो इतने खिताबों से इन्हें नवाजा गया था। वहीं 1990 में भारत सरकार द्वारा उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है कि 1990 में दादा साहब फाल्के अवार्ड लता मंगेशकर को दिया गया था। बात करें इनका 2001 में राष्ट्र में उनके योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न दिया गया था। इनसे पूर्व यह सम्मान पाने वाली पहली जो महिला गायिका थी, वो उसमें नाम आता है MS सुब्बालक्ष्मी जी। तो इन्हें 1998 में भारत रत्न मिल चुका था। वहीं ये दूसरी महिला बनी लता मंगेशकर जी, इन्हें 2001 में भारत रत्न दिया गया था। अगला है कि फ्रांस जो देश है फ्रांस ने उन्हें 2007 में अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, इस अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया था। तो पूछा जाएगा आपसे कि फ्रांस द्वारा
कब अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से लता मंगेशकर को सम्मानित किया गया? तो 2007 में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन था कि कबड्डी में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कबड्डी में कुल खिलाड़ियों की संख्या आपको पता ही होगा कि 7 इसमें कुल खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। अगर बात करें भारत में कबड्डी की सबसे बड़ी लीग की, तो कबड्डी की सबसे बड़ी लीग आपका PKL हो जाएगी। PKL मतलब प्रो कबड्डी लीग। तो करंट अफेयर से क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रो कबड्डी लीग सीज़न 9 2023 में जो हुआ था, उसके विजेता आपके कौन थे? तो जयपुर पिंक पैंथर्स आपके सीज़न 9 के विनर थे। जबकि अभी हाल ही में सीज़न 10 आपका ख़त्म हुआ है तो 2024 को, तो सीज़न 10 के विजेता आपका पुनेरी पल्टन हो जाएंगी। ये भी आपको याद रखना है कि PKL आपका सबसे बड़ी भारतीय कबड्डी लीग है। अगला क्वेश्चन था कि चुंग चोलम नृत्य आपका किस राज्य में किया जाता है? तो चुंग चोलम नृत्य आपका मणिपुर राज्य में किया जाता है। यहीं पर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये भी आपको याद रखना है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर स्थित है। एक और अन्य नृत्य यहाँ पे थांगटा नृत्य भी यहीं पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि ब्रह्मा जी का मंदिर आपका किस राज्य में स्थित है? तो ब्रह्मा जी का मंदिर आपका पुष्कर राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि सितारा देवी का संबंध आपका किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो सितारा देवी का संबंध आपका कथक नृत्य से हो जाएगा। उत्तर भारत का एक ये शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको याद रखना है। उत्तर भारत में कथक शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। इसके मैंने अन्य 2 नाम बताए थे आपको, पंडित बिरजू महाराज और लच्छू महाराज जी इसके कथक नृत्य के से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन सी है? तो विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील आपका टीटीकाका झील स्थित हो जाएगी। मैंने पहले भी डिस्कस कराया था कि ये झील आपका पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। वहीं बात करें तो ये झील आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ये याद रखना है आपको। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था मैंने कि आपका दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश, तो स्थलरुद्ध देश दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा आपका बोलीविया हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।